हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर जो अभी 2021 में हुआ है और ये फाइनल एग्जाम है क्लास 11th मैथमेटिक्स का। और ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ये कोर मैथ्स का पेपर है, लेकिन इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो अप्लाइड मैथ्स में एप्लीकेबल हैं। तो अगर आप अप्लाइड मैथ्स वालों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है तो आप ये वाला क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिटेड रहेगा ये वाला क्वेश्चन पेपर। और जो कोर मैथ्स के बच्चे हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज्यादा बेनिफिटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन पेपर, और हो सकता है इस क्वेश्चन पेपर से 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी आ जाएं। तो आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करेंगे और ये वाला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करते हैं। आइए जो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पार्ट ए में सेक्शन 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं और सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो चैप्टर नंबर 9 एपीजीपी से लिया गया है। और आपको चॉइस दी गई है, आप चाहें तो फर्स्ट क्वेश्चन करें चाहें तो सेकंड क्वेश्चन करें, दोनों ही इजी हैं। और अगर मैं आपको और डिटेल में बताना चाहूँ, जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है ये वाला आपको सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज का दिया हुआ है, और जो सेकंड वाला पार्ट है वो तो एकदम सिंपल है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर कॉमन रेशो दिया गया -4/5 और सम ऑफ जीपी ऑफ इंफिनिटी सीरीज दिया गया 80/9। तो बताना है फर्स्ट टर्म क्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सम ऑफ इंफिनिटी का फॉर्मूला which is equal to small a divided by 1 minus r, and according to this question sum हमें दिया गया है 80 divided by 9। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 9। एंड हमें क्वेश्चन में बोला गया जो जीपी का कॉमन रेशियो है वो माइनस का 4/5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे a डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ कॉमन रेशियो आएगा -4/5। टोटल वैल्यू इक्वल होगी हमारी 80 डिवाइडेड बाय 9 के। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो बनेगा a डिवाइडेड बाय माइनस और माइनस कट करके वैल्यू बनेगी पॉजिटिव, सो 1 + 4/5। और अगर हम इसको एलसीएम से सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा टोटल मिला के 9 डिवाइडेड बाय 5। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 9। और आप जानते हैं जो ये 9/5 है ये डिवीजन में है, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। सो a इज इक्वल टू हम लिख देंगे 80 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 5। तो आप देखिए 9 और 9 कैंसिल हुआ और 5 के टेबल पर 90 भी कैंसिल होगा। सो a इज इक्वल टू 16। बताइए कोई डाउट आपको इस क्वेश्चन के अंदर? जल्दी से कमेंट करके बताइए, कमेंट करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपका कहीं भी डाउट होगा तो वो मैं जल्दी से सोल्व कर दूंगा। देन इसका बी पार्ट सोल्व करेंगे। तो बी पार्ट में बोला जा रहा है बस आप ये बताइए कि ये जो सीक्वेंस हमें दी गई है इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 40 है। बहुत इजी है, बस आपको ये पता लगाना है कि जो सीक्वेंस लिखी गई है ये एपी सीक्वेंस है या जीपी सीक्वेंस है। तो हम यहाँ पहले नोट करते हैं। सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म 72 है, सेकंड टर्म 70 है, थर्ड टर्म 68 है और देन हमें 66 दिया गया। कहानी चलती जा रही है, लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर आएगा 40। तो आप देखो 72 से 70 तक जाने के लिए -2 कर दिया, 70 से 68 तक जाने के लिए -2 करा, 68 से 66 तक आने के लिए -2 करा। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो कंसेक्यूटिव टर्म्स का सेम है। इसका मतलब है कि ये एक एपी सीरीज है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी हैव a इज इक्वल टू 72 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2 एंड वी हैव लास्ट टर्म ए एन इज इक्वल टू 40। nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 40। a का वैल्यू 72 ऐड करेंगे, n माइनस 1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस का वैल्यू -2, टोटल वैल्यू 40। 72 एडिशन है, यहाँ पे जाके सब्ट्रैक्शन होगा। सो बन जाएगा 40 माइनस 72, टोटल वैल्यू बनेगी माइनस में 32, राइट। और यहाँ पे आएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1, इसको लिखेंगे n माइनस 1 इज इक्वल टू -32 बाय -2। So you can write n minus 1 is equal to positive 16 और we can say n is equal to 17। तो 17th इस सीक्वेंस का 17th नंबर जो है वो 40 है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत आसान थे। अगर आप क्लास 10th का कंसेप्ट लगाना चाहें तो इसका जो बी पार्ट है वो इजी है, लेकिन जिसने ऑप्शनल एक्सरसाइज करी हुई है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये वाला जो इसका फर्स्ट पार्ट था ये बहुत ही इजी था। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है और बोला जा रहा है ए और बी आर टू सेट्स
हैविंग थ्री एलिमेंट्स इन कॉमन, इसका मतलब ए और बी में टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से तीन तीन एलिमेंट कॉमन है। तो आगे बोला गया अगर ए में टोटल एलिमेंट 5 हैं और बी में टोटल एलिमेंट 4 हैं तो बताइए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के इंटरसेक्शन में टोटल कितने एलिमेंट होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है और इस सिंपल से क्वेश्चन को करने के लिए हम इसके अंदर यूज करेंगे चेंज ऑफ साइन मेथड। चेंज ऑफ साइन मेथड का मतलब ये है कि जो आप सेंटर पे इंटरसेक्शन देख रहे हैं ये दोनों ब्रैकेट्स पे चला जाएगा और जो दोनों ब्रैकेट्स का साइन है वो सेंटर पे आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट्स पे यहाँ पे है क्रॉस प्रोडक्ट का साइन तो वो बीच में आ जाएगा, सेंटर पॉइंट पे आ जाएगा। उसके बाद जो सेंटर पे इंटरसेक्शन है वो ए और बी के बीच में आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा बी इंटरसेक्शन ए से, ठीक है। हमने बस इसके अंदर साइन मेथड का यूज करा। अगर आप लोगों ने ये वाला मेथड नहीं पढ़ा हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप ये देख लो कि ये जो इंटरसेक्शन था वो अब दोनों ब्रैकेट्स पे चला गया और जो पहले के दोनों ब्रैकेट्स पे साइन था वो अब सेंटर पे आ गया। तो हमने ये सिंपल सा मेथड यूज करा, ठीक है। अब हमें को इसके अंदर कंप्लीट सोल्व नहीं करना, वी नीड ओनली फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी और ये क्रॉस अब चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, सो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है ए और बी में टोटल तीन एलिमेंट कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में भी तीन एलिमेंट हैं और बी इंटरसेक्शन ए में भी तीन एलिमेंट है। तीन और तीन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बनेगा 9। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसको इस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए एक हमें वैल्यू दी हुई है 75, एक हमें वैल्यू दी हुई है 30। तो आप मुझे बताइए अगर मैं 75 में से 30 माइनस करूं, क्योंकि दो ही वैल्यू अपने को देखने को मिल रही हैं, एक 75 और एक 30। तो अगर इन दोनों को माइनस करा जाए तो क्या बनेगा, ये वेरी गुड, ये बनेगा 45, ठीक है। 75 माइनस 30 करेंगे तो आंसर आएगा 45। इसके बाद लिखेंगे टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा टेंजेंट ऑफ 75 माइनस 30 और इक्वल टू में आएगा tan ऑफ 45। आप और मैं दोनों समझदार व्यक्ति हैं और दोनों जानते हैं कि जो tan 45 होता है वो 1 होता है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan a माइनस बी का, जो होता है tan 8 माइनस tan b। सो tan 75 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। सो 1 प्लस tan 75 यानी कि tan a और tan b का मतलब है tan 30। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा हमारे पास tan 75 माइनस tan 30। 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू एकदम सेम रहने वाली है तो आंसर बनेगा 1 प्लस tan 75 मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ 30 डिग्री। कितना सिंपल है। अब आप देखो आपके पास tan 75 आ गया, आपके पास माइनस में tan 30 आ गया। अब आपको tan 75 tan 30 नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ पर तो tan 75 tan 30 नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये यहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan 75 में अगर माइनस किया जाए tan 30 डिग्री और इसमें भी माइनस कर दिया जाए tan 75 मल्टीप्लाई tan 30, तो सिंपल सिंपल इसका आंसर होगा 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इक्वल टू में 1 रहेगा। और आप देख सकते हैं कि यही हमें वैल्यू फाइंड करना था तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। हमें बस इसके अंदर tan a माइनस बी की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी थी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वैसे तो हमें यूनियन कंसेप्ट लगा के सोल्व करना है, लेकिन क्योंकि हमने क्लास 10th में बहुत अच्छे से प्रोबेबिलिटी चैप्टर करा है तो हम इसको उस वाले मेथड से, बेसिक मेथड से सोल्व कर देंगे। हमने टोटल 52 कार्ड्स में से सिर्फ एक ही कार्ड को ड्रॉ करा तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन तो अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो हमने कार्ड ड्रॉ करा वो यहाँ तो किंग है और यहाँ स्पेड है। तो हम जानते हैं कि अपने पास टोटल 4 किंग होते हैं और हम ये भी जानते हैं अपने पास टोटल 13 स्पेड होते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो 4 किंग हैं इन 4 किंग में एक किंग तो इसी स्पेड का है, तो उस वाले किंग को अगर हटाएंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 3 किंग हैं और 13 स्पेड कार्ड हैं।
क्योंकि 13 स्पेड कार्ड में जो फोर्थ वाला किंग है वो ऑटोमेटिकली ही इंक्लूडेड है। तो 3 प्लस में 13 करेंगे तो आंसर बनेगा 16। सो हमारा आंसर होगा 16 डिवाइडेड बाय 52। इसको सिंप्लीफाई करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका सिंप्लीफिकेशन वर्जन क्या बनेगा। सिंप्लीफिकेशन वर्जन का बनाने का मतलब है आपको बस इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, पूरा कंप्लीट डिवाइड मत करना। इसको बस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मुझे कंफर्म आंसर बताओ कि क्वेश्चन नंबर 4 का कंफर्म आंसर क्या है। देन क्वेश्चन नंबर 5 में आपको चॉइस दी गई है और जिस स्कूल का ये क्वेश्चन पेपर है उन्होंने फर्स्ट वाला जो पार्ट दिया है वो बेस्ड ऑन चेन रूल दिया है। आप में से हो सकता है कुछ बच्चों ने चेन रूल पढ़ा हुआ हो और हो सकता है कुछ ने ना पढ़ा हो। तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए तो ए वाला पार्ट बहुत आसान है और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए इसका बी वाला पार्ट इजी है। चलिए मैं आपको पहले बताता हूं कि इसका ए वाला पार्ट कैसे होना था यूजिंग द चेन रूल मेथड। तो अपने को दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। फिर अगर चेन रूल अप्लाई करना है तो आप इसको लिखोगे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर 2। चेन रूल कहता है कि पहले पावर का डेरिवेटिव करो तो एफ डैश एक्स बन जाएगा पावर बेस पे और वेरिएबल में से एक पावर कम तो नॉर्मल साइन एक्स आएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 होगा यानी कि साइन एक्स होगा। फिर चेन रूल कहता है आज जिसके ऊपर पावर लगी है इसका डेरिवेटिव करो तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोज एक्स। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2 साइन एक्स कोज एक्स। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि कुछ बच्चों को चेन रूल मेथड नहीं आता क्योंकि ये चेन रूल मेथड क्लास 12 का कंसेप्ट है। तो उनके लिए इस क्वेश्चन में कोई भी चॉइस नहीं है, उनको इसके अंदर डायरेक्ट इसका बी वाला पार्ट सोल्व करना था। बी वाला पार्ट भी बहुत इजी है, पहले नोट करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस कहानी चलती जा रही है जब तक एक्स की पावर 50 ना आ जाए। तो हमें इसके अंदर डेरिवेटिव फाइंड करना है एट एक्स इक्वल टू 1 पर। सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे तो बनेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये नॉर्मल एक्स है तो नॉर्मल एक्स का डेरिवेटिव 1। एक्स की पावर 2 का डेरिवेटिव 2x, एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। कहानी इसी तरह चलती रहेगी जब तक लास्ट में अपने पास 50 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 49 ना आ जाए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक्स की जगह पे 1 पुट करो तो ये बनेगा एफ डैश 1 इज इक्वल टू 0 0 रहेगा, 1 1 रहेगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। कहानी चलती रहेगी जब तक आपके पास लास्ट में 50 ना आ जाए। ठीक है, कितना सिंपल है। 0 में ऐड करेंगे 1, 1 में ऐड करेंगे 2, 2 में ऐड करेंगे 3 और अगर हम यहाँ पे एक टर्म और लिखना चाहें तो मेरे दोस्तों 50 से पहले नंबर आएगा यहाँ पे 49। अगर आप यहाँ से इस 0 को रिमूव भी कर दें दोस्तों तो आप देखो ये जो 1 2 3 4 50 तक की जो एपी है ये एक नेचुरल नंबर है और हम जानते हैं कि अगर हमें एस एन फाइंड करना होता है नेचुरल नंबर का तो वो होता है एन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस 1 बाय 2। तो अब इसके अंदर ये यूज करेंगे तो अपने पास यहाँ पे बनेगा एन का मतलब है 50 तो 50 मल्टीप्लाई बाय 51 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 50 मल्टीप्लाई 51 बाय 2 एन एन प्लस 1 बाय 2। तो ये आंसर बन जाएगा अपने पास 25 मल्टीप्लाई 51। इसको भी मैं आपको होमवर्क देता हूं, इसको मल्टीप्लाई करके आप मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आपका काम है, मैं उम्मीद करता हूं कि मल्टीप्लाई करना आप सबको आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि आपको सर्कल का सेंटर बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सर्कल का सेंटर बताने के लिए हमें इसके अंदर सबसे पहले एक्स और वाई की टर्म्स को एक तरफ करके लिखना पड़ेगा, यानी कि कंबाइन करके लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्स का स्क्वायर आएगा, उसके बाद यहां से ये वाला प्लस का 8x आएगा, इसके बाद फिर हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस का वाई स्क्वायर और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे वाई वाला टर्म यानी कि प्लस का 10y और ये जो माइनस का 8 है इसको दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो इक्वल टू 8 हो जाएगा। हमें इसके अंदर बारी बारी करके कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे साइड पे थोड़ा सा रफ वर्क करता हूँ। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 8x का कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए मैं 8 को डिवाइड करूंगा 2 से तो मेरा आंसर आएगा 4 और अब मुझे इस 4 का स्क्वायर एक बार ऐड करना है। एक बार ऐड करने का मतलब है दोनों तरफ हमें 4 का स्क्वायर ऐड करना है। 4 कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 8x। तो जरा ध्यान से देखना, x का स्क्वायर सेम रहेगा,
प्लस का 8x सेम रहेगा और इसमें एडिशन होगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर, और यही 4 का स्क्वायर यहाँ पे 8 के साथ ऐड होगा, तो 8 प्लस में 4 का स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों ने ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर अपना 11 है ये, कोनिक सेक्शन, तो उसके अंदर इसी तरह से करते थे। फिर उसके बाद यहाँ पे नोट करेंगे हमारे पास सेकंड है वाई स्क्वायर प्लस में 10y, जैसे ऊपर करा वैसे ही करेंगे। सबसे पहले 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर बनेगा 5, और फिर 5 का स्क्वायर हम दोनों जगह पर ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस y का स्क्वायर प्लस में 10y, और एडिशन का साइन 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी ऐड होगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा अपने पास x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा अपने पास y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पे रेडियस बन जाएगी, स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा अपने पास 8 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। 8 प्लस 16 करेंगे तो बनेगा 24, 24 में 25 ऐड करेंगे तो आएगा 49, तो इक्वल टू में आ गया अपने पास 49, और हम 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि रेडियस बताओ, तो रेडियस आप लिख देते 7, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि सेंटर पॉइंट बताओ, तो सेंटर पॉइंट बताने के लिए जो x और y के साथ में टर्म्स हैं उनके साइन चेंज करके लिखते हैं, तो x के साथ में प्लस का 4 है, y के साथ में प्लस का 5 है, आंसर आएगा माइनस का 4 और माइनस का 5, तो सेंटर पॉइंट आ गया -4 -5 ऑफ दिस सर्कल, यही हमारा आंसर है। रेडियस पूछते तब भी हमें पूरा सोल्व करना पड़ता, तो हो सकता है कि आपके टीचर्स जो है आपको क्वेश्चन दे दें कि फाइंड द रेडियस, तो रेडियस फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जो भी 49 आया था तो 49 को स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना, जैसे कि यहाँ पे हमारा रेडियस आ गया 7। ठीक है, और बल्कि 7 नहीं लिखना, 7 के साथ यूनिट भी लगाना है, क्योंकि रेडियस की एक मेजरमेंट होती है तो वो यूनिट में आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में ये वाली आइडेंटिटी डेफिनेटली पढ़ी होगी कि ये इक्वल होता है a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस आयोटा बी। आप यहाँ पे देखो आपके पास a प्लस आयोटा बी है, ये रहा a प्लस आयोटा बी, आपके पास a माइनस आयोटा बी नहीं है, तो a प्लस आयोटा बी को a माइनस आयोटा बी से कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस आयोटा को रिप्लेस कर देंगे माइनस आयोटा से, तो ये अपने पास आएगा a माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे फॉर्मूला नोट करा हुआ है a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस आयोटा बी, तो हमने यहाँ से देखा कि मल्टीप्लाई करेंगे तभी a स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा, तो इसलिए हमने 1 और 2 को मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे आएगा अपने पास a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट होल पे चला जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। चारों टर्म्स एकदम सेम टू सेम है, तो चारों टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा रूट ऑफ 1, और रूट ऑफ 1 का मतलब है 1, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर बनेगा वो 1 बनेगा। और यहाँ पे आप पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना, रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा, या फिर कुछ बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो आप जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं, दोनों बातें एक ही होती हैं, चाहे आप कॉन्जुगेट ले लें चाहे आप प्लस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दें, बात एक ही बनेगी। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा इसका प्लस का 1। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, हमें इसके अंदर सॉल्यूशन सेट बताना है x का। सॉल्यूशन सेट का मतलब होता है x की रियल वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो x की रियल वैल्यू फाइंड करने के लिए आप मुझे बताओ, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, और फिर आप मुझे बताओ कि जो मोड के अंदर वैल्यू होती है वो क्या क्या हो सकती है। तो आप कहेंगे सर मोड के अंदर या तो वैल्यू पॉजिटिव होती है या तो वैल्यू नेगेटिव होती है, तो एक बार हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव वैल्यू मोड के अंदर और एक बार कंसिडर करेंगे नेगेटिव वैल्यू मोड के ही अंदर। तो जब पॉजिटिव कंसिडर करेंगे तो आंसर बनेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 9, और जब नेगेटिव कंसिडर करेंगे तो आंसर बनेगा माइनस ऑफ ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 9।
यहां से वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी 7 और अगर इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा -x - 2 इज इक्वल टू 9, यानी कि -x इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू -11। तो हमारा जो आंसर होगा वो -11 से 7 होगा। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन सेट इस तरह से लिखेंगे x बिलोंग्स टू, अब क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी इन्वॉल्व थी और उसके अंदर इक्वल टू भी लगा हुआ था तो क्लोज इंटरवल आएंगे। तो विद इन क्लोज इंटरवल छोटी वैल्यू है -11 और बड़ी वैल्यू है 7, तो हमारा आंसर ये आएगा -11 से लेकर 7। इसी तरह से आपको अपने पेपर में नोट करना है। फिर देखिए 9th क्वेश्चन के अंदर हमको डिस्टेंस फाइंड करना है पैरेलल लाइंस का। ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। दिस इज फर्स्ट लाइन, इक्वेशन हमें दी हुई है 3x - 4y + 7 = 0 और दिस इज अवर सेकंड लाइन 3x - 4y + 5 = 0। हमें इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मान लेते हैं दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस d और हमें ये d ही फाइंड करना है, तो लिखेंगे d = अंडर मोड c1 - c2 और इसको डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a + b के होल स्क्वायर से, राइट, a² + b² से। c1 c2 कांस्टेंट होता है, तो ये c1 7 है और c2 हमारा 5 है, तो यहाँ पे आएगा अंडर मोड 7 - 5 मोड क्लोज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a और b का स्क्वायर, तो a की जगह पे 3 और b की जगह पे 4, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ये हमारा आंसर बन गया 2 डिवाइडेड बाय 5 और डिस्टेंस है तो यूनिट में आएगा, तो 2/5 यूनिट हमारा आंसर आ गया। बहुत ही आसान है ये वाला चैप्टर और क्वेश्चन भी आसान है ये वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। हमें इसके अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। एक पॉइंट P अपने को दिया हुआ है और पॉइंट P का डिस्टेंस फाइंड करना है XY प्लेन पे। आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे XY प्लेन पर जो Z कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो अगर मैं इस XY प्लेन पे डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूं तो मान लेते हैं कि XY प्लेन के ऊपर पॉइंट होगा Q, और क्योंकि इस XY प्लेन के ऊपर पॉइंट Q होगा तो हमारा जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो इस तरह से बनेगा। देखो x और y तो सेम रहेंगे, तो यहाँ पे x की जगह पे 3, y की जगह पे 5 आएगा और z की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे XY प्लेन पे z 0 होता है। तो अब आपको P से लेके Q तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे PQ। सो PQ = स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का मतलब है 3 में से ये वाला 3 माइनस होगा तो 0 होगा, तो 0 स्क्वायर ऐड करेंगे y2 - y1, तो इस वाले 5 में ये वाला 5 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 स्क्वायर फिर ऐड z2 - z1 स्क्वायर, तो इस वाले 0 में माइनस करेंगे ये वाला 6, तो आंसर बनेगा 0 - 6 का होल स्क्वायर। ये आएगा अपने पास 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर 0, 0 - 6 का मतलब है ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो आंसर आएगा 6 यूनिट। कितना सिंपल क्वेश्चन है, हमारा आंसर आ गया इसका 6 यूनिट। देन क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। दोनों ही क्वेश्चंस में हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका a पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल n = 6 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ n - 2। हम जानते हैं कि हम फैक्टोरियल n को ओपन करेंगे जब तक n-2 ना आ जाए, तो अपना आंसर बनेगा n मल्टीप्लाई बाय n-1, उसके बाद n-2 आएगा तो इसकी जगह पे फैक्टोरियल = 6 मल्टीप्लाइड बाय n-2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल n-2 कैंसिल, तो हमारा आंसर बना n मल्टीप्लाई बाय n-1 = 6। आप देखो हम इसको ऐसे लिख देते हैं n मल्टीप्लाई n-1 = 3 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। तो इन दोनों को आप कंपेयर कर लो, कंपेयर करने पे आपके पास n की वैल्यू 3 ही आएगी। चाहे आप किन्हीं भी ब्रैकेट को कंपेयर करो आपके पास n का वैल्यू 3 आएगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया n = 3। इसके बाद फिर हम बी वाला पार्ट सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे पी का मतलब है परमुटेशन। तो इसके बी वाले पार्ट जो है वो परमुटेशन के फॉर्मूले के ऊपर बेस है, तो यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ n, 5 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय p ऑफ n, 3। p n, 5 का मतलब है np5 और इक्वल होगा 20 मल्टीप्लाई np3 का मतलब है p n, 3 का मतलब है ये बन जाएगा np3। ठीक है, np5 का फॉर्मूला लिखेंगे तो बनेगा ये हमारा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ n-5 और इक्वल टू में 20 रहेगा, ये बनेगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ n-3। सही है, कितना सिंपल है।
ऊपर वाला जो फैक्टोरियल n है उसको n-5 तक लेके जाएंगे तो आएगा n मल्टीप्लाई n-1 मल्टीप्लाई n-2 मल्टीप्लाई n-3 मल्टीप्लाई n-4, फिर आ जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ n-5। इस पूरे के डिनोमिनेटर में लिखेंगे फैक्टोरियल ऑफ n-5 इक्वल टू 20 सेम रहेगा, 20 मल्टीप्लाई इस वाले फैक्टोरियल n को ओपन करेंगे n-3 तक तो ये बनेगा n मल्टीप्लाई n-1 मल्टीप्लाई n-2, फिर आ जाएगा फैक्टोरियल ऑफ n-3। इसके डिनोमिनेटर में आएगा फैक्टोरियल ऑफ n-3। यहाँ पे n-5 कैंसिल, n-3 कैंसिल, एंड n से n कैंसिल हुआ, n-1 से n-1 कैंसिल, n-2 से n-2 कैंसिल। हमारे पास आया n-3 मल्टीप्लाई बाय n-4 इज इक्वल टू 20। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो बनेगा n का स्क्वायर माइनस में 7n और प्लस में 12 और इक्वल टू में आएगा 20। प्लस का 20 यहाँ पे जाके नेगेटिव होगा तो बनेगा n का स्क्वायर माइनस में 7n और माइनस में टोटल वैल्यू बनेगी ये 8 प्लस का 12 और माइनस का 28 इक्वल टू 0। हमें अब 8 के फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पे 7 आ जाए, तो फैक्टर बनेंगे इसके n का स्क्वायर, इसको लिखेंगे माइनस में 8n और प्लस में n, फिर इसके बाद माइनस 8 सेम रहेगा इक्वल टू 0। फर्स्ट वाले टू पार्ट्स में से n को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा n-8, फिर प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में सेम रहेगा n-8 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट बना n-8 का, दूसरा ब्रैकेट बना n+1 का, टोटल वैल्यू 0 रहेगी। एक बार लिखेंगे n-8 इक्वल टू 0, इट मीन्स n इज इक्वल टू 8। और फिर दूसरी बार लिखेंगे n+1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब n की वैल्यू -1 जो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। परमुटेशन में n नेगेटिव नहीं हो सकता तो हमारा आंसर आएगा n इज इक्वल टू 8। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो लिमिट और कॉन्टिन्यूटी पे बेस है, और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हमें इसके न्यूमरेटर को सोल्व करना पड़ेगा, यानी कि एलसीएम लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट हमें अप्रोच करनी है -2 से, तो लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू -2, डिवीजन साइन सेम रहेगा, x+2 सेम रहेगा। ये जो ऊपर वाला है इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो जब एलसीएम से सोल्व करेंगे तो वैल्यू बनेगी x+2 डिवाइडेड बाय 2x, और इस x+2 के डिनोमिनेटर में 1 है, तो आप देखो ये x+2 और x+2 कैंसिल हुआ, तो आपका ये आंसर बना लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू -2, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास नॉर्मल सा 2x डिवाइडेड बाय 1। नॉर्मल 2x अपॉन 1 को हम नॉर्मल 2x लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट का मतलब है अब हम x की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 2 मल्टीप्लाई -2, टोटल वैल्यू आ गई -4। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू -4। इसमें आप एक थोड़ी सी करेक्शन करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर का 1 है, ये डिनोमिनेटर का 1 ऊपर जाके इस 2x के ऊपर आएगा, तो ये आएगा 1/2x, तो 1/2x का मतलब बनेगा 1/2 इंटू -2, यानी कि आंसर आएगा 1/-4, जिसको हम लिख सकते हैं -1/4। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा -1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बोला जा रहा है अगर फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है और कॉमन रेशो की वैल्यू 3 है तो आपको सम फाइंड करना है थर्ड और इसकी फिफ्थ टर्म का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमें फाइंड करना है a3 प्लस a5। a3 का मतलब है बन जाएगा ar² और a5 का मतलब है ये बनेगा ar4। राइट, आप एक काम करिए, a की जगह पे 1 पुट करिए तो ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई r की जगह पे 3 तो 3 की पावर 2, फिर a की जगह पे 1, r की जगह पे 3 और 3 की पावर 4, तो ये बनेगा 3 की पावर 2 प्लस में 3 की पावर 4। 3 की पावर 2 का मतलब है 9 और 3 की पावर 4 का मतलब है 81। इसको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 90। तो आपने देखा क्वेश्चन कितना इजी था, हमारा आंसर आ गया 90। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है चॉइस का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और अगर मैं आपको इजी क्वेश्चन की बताना चाहूँ तो इसका जो ये बी वाला पार्ट है ये इजी है। तो सबसे पहले इसी को सोल्व करेंगे बी वाले पार्ट को, और बी वाले पार्ट को सोल्व करने के लिए हमें इसके अंदर यूज करना पड़ेगा को टेंजेंट वाला फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इफ वी एड 47 टू 43। 47 और 43 को ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू बनेगी 9। उसके बाद हमें सारी वैल्यू कोट में चाहिए, तो कोट टेंजेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो बनेगा ये कोट ऑफ 47 प्लस 43 इज इक्वल टू कोट ऑफ 90।
इसके राइट हैंड साइड में कोट ऑफ 90 की वैल्यू बन जाएगी 0 और यहाँ पे कोट बी अप्लाई करेंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा कोट ऑफ बी यानी कि 47 मल्टीप्लाई बाय कोट ऑफ ए यानी कि 43 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोट बी प्लस कोट ए यानी कि कोट ऑफ 47 प्लस में कोट ऑफ 43। तो ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। ये वाली वैल्यू इक्वल है कोट 90 के और कोट 90 हमने फाइंड करा है 0 तो हमारा आंसर आएगा 0। फिर देखिए इसको यहाँ पे ए पार्ट सोल्व करते हैं। तो ए वाला पार्ट में हमें हल्का सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू आगे नोट करते हैं। तो cos 130 सबसे पहले आएगा क्योंकि 130 सबसे बड़ा एंगल है। फिर इसमें हमें ऐड करना है कोट ऑफ 110 तो ये मिड में ही रहेगा कोट ऑफ 110 और लास्ट में आएगा कोट बोल दिया मैंने, यहाँ पे कोस आएगा कोस ऑफ 110 एंड कोस ऑफ लास्ट में आ गया 10। और यहाँ पे साइड पे हम इसके नोट करेंगे फॉर्मूले। तो सबसे पहले हम इसके अंदर फॉर्मूला यूज करेंगे कोस ऑफ ए प्लस कोस ऑफ बी का। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, एडिशन का फॉर्मूला है तो मल्टीप्लीकेशन में ब्रेक होगा। तो ये इक्वल होगा 2 cos a प्लस बी बाई टू। ए हमें ध्यान रखना होता है कि बड़ी वैल्यू होती है तो cos ऑफ a प्लस बी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ a माइनस बी अपॉन टू। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है cos a प्लस cos b का। तो हम यहाँ पे इसको नोट करेंगे, इस इन दो फर्स्ट वाले टू फॉर्मूले में इसको अप्लाई करेंगे जहां पे हमारे a की वैल्यू रहेगी 130 एंड हमारे b की वैल्यू रहेगी 110। तो ये बनेगा 2 cos ऑफ a प्लस बी बाई टू। ए प्लस बी बाई टू का मतलब है 130 में ऐड करना है आपको 1110 और जब आप इसको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 240 और 240 को भी 2 से डिवाइड करना है तो ये आपके पास आंसर आएगा 120। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल वैल्यू आ जाएगी इसकी 120 राइट। ए प्लस बी बाई टू टोटल बनेगा 120 जिसकी कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे cos ऑफ a माइनस बी बाई टू। ए माइनस बी का मतलब है 130 में से माइनस कर दो 110 और इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो यहाँ पे लिखेंगे cos ऑफ 10 और इसमें ऐड भी करेंगे cos ऑफ 10। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये वाला cos ऑफ 10 और cos ऑफ 10 कॉमन आएगा तो यहाँ पे हमने cos ऑफ 10 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आएगा अपने पास 2 cos ऑफ 120 2 cos ऑफ 120 प्लस में 1। ठीक है, 2 cos ऑफ 120 प्लस में 1 इस तरह से वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं अलग से cos ऑफ 120। तो cos ऑफ 120 को हम लिख सकते हैं cos ऑफ 180 माइनस 60। cos ऑफ 180 माइनस 60 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। दिस विल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ cos 60 और cos 60 होता है अपना 1/2 तो हमारा आंसर आएगा -1/2। तो यहाँ पे हमारा cos 10 तो रहेगा ही रहेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय -1/2, इसमें ऐड करेंगे 1। 2 और 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 करेंगे तो 0। सो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर cos 10 से तो इसका टोटल वैल्यू रहेगा 0। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट्स का ही जो आंसर है वो 0 है। बस आप ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कि जिसका बी वाला पार्ट है वो ज्यादा इजी है। फर्स्ट वाले पार्ट में हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत आए क्योंकि बहुत से बच्चे लोगों को फॉर्मूला रिमेंबर नहीं आता। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें इस वाले सेट को कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वाला जो सेट है वो ए है। सेट के यहाँ पे ए लिख लो, सेट ए इज इक्वल टू दिस। तो हमें इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे सेट ए इज इक्वल टू विद इन करली ब्रैकेट, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स अपने को नजर आ रहे हैं ये वाले सारे के सारे एलिमेंट्स आए हैं एन से। तो सेट ए इज इक्वल टू एन वेयर एन इज एलिमेंट राइट। अब एन क्या है तो एन की प्रॉपर्टी लिखेंगे वेयर एन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 2। ये जो हमने प्रॉपर्टी बनाई है कि जो छोटे छोटे n की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 अपॉन में x से स्क्वायर करने से। और इसी के साथ में लिख देंगे सेमीकोलन लगाकर जो x की वैल्यू है वो क्या हो सकती है तो x की वैल्यू 1 से लेकर 2 लेकर 3 लेकर सो ऑन अप टू, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो x है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर को राइट। क्योंकि हमें इसके अंदर कहीं पे जीरो देखने को नहीं मिल रहा तो हमारा जो x है वो नेचुरल नंबर है। और अगर हम x की वैल्यूज को इस वाली प्रॉपर्टी में पुट करेंगे तो हमारे पास सभी n की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म है
n इज सच दैट n इज इक्वल टू 1/x², ये प्रॉपर्टी हो गई, और जहां पर जो x है वो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का। देन क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर का है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें बस इसके अंदर a इंटरसेक्शन b का आंसर बताना है। तो हम यहीं पे इसको इक्वल टू करके लिख देते हैं कि a इंटरसेक्शन b की वैल्यू बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a है 0.54, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.54। प्रोबेबिलिटी b है 0.69, सो ऐड करेंगे 0.69 और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके अंदर 0.83, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.83। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर बनेगा 9 + 4 13, 5 + 6 11 और 1 12। तो 1.23 में माइनस करेंगे 0.83, तो 3 में से 3 माइनस करा 0 और 12 में से 8 माइनस करा तो 4, तो हमारा आंसर आ गया 0.40। कितना सिंपल क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से ये वाला। देन हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 2, और सेक्शन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो केस स्टडी क्वेश्चन रहेंगे, और हमें इन केस स्टडी क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स देखने को मिलेंगे उनमें से हमें कोई भी 4 पार्ट्स को सोल्व करना है। तो जो केस स्टडी है क्वेश्चन नंबर 17 में वो चैप्टर नंबर 1 की है, और इस केस स्टडी को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे वेन डायग्राम का यूज करेंगे। तो देखो क्वेश्चन बोला गया, स्कूल ऑर्गेनाइज ए फेयरवेल पार्टी ऑफ 100 स्टूडेंट। स्कूल ने 100 स्टूडेंट की फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करी, और स्कूल मैनेजमेंट ने डिसाइड करा कि वो 3 टाइप की ड्रिंक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहला मिल्क होगा, दूसरा कॉफी और तीसरा टी। अब इन्होंने ये अपनी रिपोर्ट में देखा कि जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो सभी की सभी ड्रिंक्स को ड्रिंक करते हैं। तो हम यहाँ पे 3 सर्कल बना लेते हैं। ये वाला पहला वेन डायग्राम का सर्कल, इसके बाद ये दूसरे वाले वेन डायग्राम का सर्कल, और इसके बाद ये वाला तीसरे वेन डायग्राम का सर्कल। इन तीनों वेन डायग्राम के हम बाहर नोट कर देते हैं कि ये मिल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉफी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीनों का कॉमन पोर्शन ये वाला होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर 10। फिर बोला गया 20 जो है वो एम और सी को ड्रिंक करते हैं, तो एम और सी को यहाँ पे लिखेंगे, पूरी बाहर यहाँ पे नोट करेंगे, टोटल वैल्यू 20 आ जाएगी। उसके बाद 30 जो है वो सी और टी को ड्रिंक करते हैं, तो सी और टी यानी कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू 20 आ जाएगी। देन बोला जा रहा है 25 जो है वो एम और टी को ड्रिंक करते हैं, तो एम और टी यानी कि यहाँ पे वैल्यू 25 आ जाएगी। अब यहीं पे हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे और इनके बीच वाले फिलअप कर देंगे। देखो ये वाला जो, जहाँ पे मैं अभी रेड वाला पेन चला रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जो टोटल है वो 20 होना चाहिए था। तो इस पूरे के पूरे 20 में से 10 तो नीचे है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 10 बचा। तो 10 + 10 कितना आ गया, 20 आ गया। इसी तरह यहाँ पर ये 10 होगा, तो 10 + 10 कितना होगा, 20 होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 15 होगा, तो 10 + 15 जो है वो 25 होगा। तो अब हमें इनकी जरूरत नहीं है, इनको रिमूव कर देते हैं। तो इस 20 को भी रिमूव करेंगे और इसको भी रिमूव करेंगे। ठीक है, हमने ये इसके मिड वाली वैल्यूज को फिल कर लिया। अब आगे बोला गया टोटल मिलाकर मिल्क को पीने वाले स्टूडेंट 12 हैं, तो यहाँ पे इस m की टोटल वैल्यू अपने को 12 दी हुई है। उसके बाद अच्छा देखो, एक और बात लिखी हुई है, जो 12 स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिल्क को ही ड्रिंक करते हैं। मिल्क को ड्रिंक करने का मतलब है ये वाली बाहर वाली वैल्यू जो है ना ये 20 आएगी। ओनली मिल्क, ओनली का मतलब है ये सिर्फ इतने वाले सर्कल के पोर्शन तक रहेंगे, इसके आगे ये लोग एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो ये वाली वैल्यू अपने को दे रखी है 12। इसी तरह बोला गया जो 5 है वो सिर्फ कॉफी को ड्रिंक करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ कॉफी ओनली आएगा। कॉफी ओनली का मतलब है सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कॉफी वाला पोर्शन है। और इसी तरह लास्ट में जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है जो 8 है वो सिर्फ टी को ड्रिंक करते हैं, तो यहाँ पर आएगा अपने पास ये 8। ठीक है, 8 का मतलब है टी, टी ओनली का मतलब है सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है ये वाला अपना 8 आ गया। अब हमें इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो आप देखो यहाँ पे हमें बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट ड्रिंक एनी ड्रिंक। ऐसे स्टूडेंट्स बताइए जिन्होंने एक भी ड्रिंक को ड्रिंक नहीं किया। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, पहले काउंट करेंगे कि जो हमने यहाँ पे टोटल नंबर्स फाइंड कर रखे हैं इनका टोटल कितना है, और इनके टोटल को हम 100 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि जो टोटल स्टूडेंट है वो 100 है। तो इन सबको ऐड करते हैं। देखो 10 + 10 + 10 आ गया अपने पास 30। उसके बाद 5 और 15 आ गया अपने पास 20। ठीक है, और 12 और 8 आ गया अपने पास 20। तो ये
टोटल करेंगे तो अपने पास इसका आंसर बन जाएगा 70। तो 70 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 ऐसे हैं जो ड्रिंक करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 100 स्टूडेंट में से 70 को सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा 30। तो 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ड्रिंक नहीं करते। तो हमारे इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। फिर बोला जा रहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स बताइए जो मिल्क को प्रेफर करते हैं। तो मिल्क को प्रेफर करते हैं मतलब आपको ये वाला पूरा का पूरा सर्कल इंक्लूड करके बताना है कि पूरा सर्कल कितना है। तो हम 12 में ऐड करेंगे 15, उसमें ऐड करेंगे 10 और उसमें ऐड करेंगे 10। देख रहे हो, समझ पा रहे हो? इस वाले 12 में ऐड करा 15, 15 में ऐड करा 10 और उसमें ऐड करा 10। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। तो इसको ऐड कर दो आप लोग जल्दी से। 1 + 2 + 3 + 4 और यहाँ पे 7, तो 47 आंसर आएगा। 47 बोले तो ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह हमें थर्ड वाले पार्ट में बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉफी प्रेफर करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक किया हुआ। देखो यहाँ पे जो 10 है ना, ये 10 नहीं आएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि जो सी और टी के टोटल स्टूडेंट हैं वो 30 है। तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था 20। तो यहाँ पे 20 ना आकर यहाँ पे आएगा 30, और 30 में से 10 अगर ऑल ड्रिंक करते हैं तो यहाँ पे आएगा 20, राइट। तो यहाँ पे 20 आएगा। और क्योंकि अब यहाँ पर 20 आएगा तो मैं जब इन सब का टोटल करूंगा तो ये +10 से इंक्रीज हो जाएगा। और क्योंकि ये +10 से इंक्रीज होगा तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 80, और इसको माइनस करेंगे तो आंसर बनेगा 20। तो हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद है ना आपको मैंने क्या कहा था कि आपको 100 में से माइनस करने हैं टोटल। तो वो टोटल पहले 70 थे, टोटल पहले 70 थे, लेकिन दोबारा हमने देखा तो अब वो टोटल है 80, क्योंकि मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। यहाँ पे आना था अपने पास 30 और मैंने लिखा हुआ था 20। आप वीडियो रिवाइंड करके चेक कर सकते हैं। तो इनको माइनस करेंगे तो आंसर 20 बनेगा। 20 मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब कॉफी का आंसर भी एकदम करेक्ट आएगा। तो आप देखो, कॉफी का आंसर फाइंड करने के लिए हमें इस वाले सर्कल को ऐड करना है। ये वाला सर्कल है ना, ब्लैक वाली लाइन वाला सर्कल, इसको पूरे को हमें ऐड करना है। तो 10 + 10 20, 20 + 20 40, 40 में 5 करेंगे 45। तो कॉफी पीने वाले 45 है। तो हमारा आंसर आएगा 45 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह बताना है कि टी प्रेफर करने वाले कितने हैं। तो टी प्रेफर करने वाले का सर्कल ही नीचे वाला है। जो नीचे वाला कंप्लीट सर्कल है वो टी प्रेफरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 20 में 10 ऐड करेंगे तो 30 बनेगा, और 15 में 8 ऐड करेंगे तो दोस्तों ये 23 बनेगा। 23 में 30 ऐड करेंगे तो 53 बनेगा। तो हमारा आंसर आएगा 53, और 53 हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। लास्ट वाले पार्ट को करना कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको टोटल मिला के 4 पार्ट्स करने होते हैं। तो लास्ट वाला क्वेश्चन करना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम सोल्व करवा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ जो मिल्क और कॉफी तो पीते हैं लेकिन टी नहीं पीते। तो मिल्क और कॉफी के टोटल में से टी को रिमूव कर दो आप। तो देखो यहाँ पे मिल्क और कॉफी, मिल्क और कॉफी लेना है, टी नहीं लेना। तो देखो यार, मिल्क वाला सर्कल ये है, कॉफी वाला सर्कल ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला है। ये वाला ऐसा पोर्शन है जो सिर्फ और सिर्फ मिल्क और कॉफी पीते हैं। अगर मैं इसके अंदर इस 10 वाले को ऐड ना करूं तो इसका मतलब है ये टी वाला ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो हमारा आंसर बनेगा ये वाला 10। 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मिल्क और कॉफी पीते हैं लेकिन टी नहीं पीते। तो हमारा आंसर होगा 10, और 10 हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसके फिफ्थ पार्ट का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 से हमारा पार्ट बी बोले तो सेक्शन नंबर 3 स्टार्ट होता है, और इसमें 28 तक क्वेश्चन है और सभी के सभी 2 मार्कर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला बोला जा रहा है 4 डिजिट के नंबर बनाकर दिखाइए, और आपको डिजिट्स का यूज करना है 2, 3, 4 और 6। इसका मतलब आपको इन 4 डिजिट्स का यूज करके 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के ए पार्ट का आंसर आएगा। हमें 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए यानी कि 2, 3, 4 और 6 का यूज करना है। तो 4 चॉइसेस को हमें टोटल 4 डिजिट पे फिल करना है, और एक भी नंबर को रिपीट नहीं करना। तो आंसर बनेगा 4p4, और 4p4 का मतलब होगा फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 का जो हमारा आंसर होता है वो होता है 24। तो हमारे इस क्वेश्चन के फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आएगा 24।
फिर आगे बोला गया, आगे बताइए इन 24 नंबरों में से कितने नंबर ऐसे हैं जो लास्ट में 3 और 6 से खत्म होंगे। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे ऐसे 4 ब्लैंक बनाएंगे और क्वेश्चन कह रहा है कि इसके इस वाले जगह पे या तो 3 आए या तो 6 आए। तो अगर यहाँ पे 3 और 6 आए तो वी हैव ओनली 2 प्लेसेस, वी हैव ओनली 2 नंबर्स टू फिल अप द वंस प्लेस डिजिट। तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर इस 3 को फिल कर दिया। तो अब ये जो रिमेनिंग बचे हैं 3 डिजिट वाले, इनमें हम क्या क्या फिल कर सकते हैं। तो या तो हम इसके अंदर 2 फिल करेंगे, या हम इसके अंदर 6 फिल करेंगे, या हम इसके अंदर 4 फिल करेंगे। तो इन 3 नंबर्स को हमें इन 3 ब्लैंक पे फिल करना है। तो आंसर बनेगा इसका 3p3। ओके, और 3p3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो अपना फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई 3p3 मल्टीप्लाई बाय 2। 3p3 का मतलब है फैक्टोरियल ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 2। फैक्टोरियल ऑफ 3 होता है 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 और इनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 12। तो वी हैव 12 ऐसे नंबर जो या तो 3 पे खत्म होंगे या तो 6 पे खत्म होंगे। और अगर हम 2 3 4 6 के टोटल नंबर फाइंड करेंगे तो वह 24 नंबर बनेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हमारा जीपी का क्वेश्चन है। हमें 1 से लेकर 256 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 के बाद मान लेते हैं यहाँ पे ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा और लास्ट में 256 आएगा। ठीक है, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो कैपिटल ए है वो 1 है, क्योंकि अगर ये जीपी है तो कैपिटल ए की वैल्यू 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है। और अगर 256 की पोजीशन देखें तो जो 256 है वो 5वें नंबर पे है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो जो A5 है 5वें नंबर, मतलब A5 का जो वैल्यू है वो 256 है। और A5 जीपी के अकॉर्डिंग बनेगा A मल्टीप्लाई बाय R4। तो AR4 की जो वैल्यू है वो टोटल 256 है। यानी कि हम लिख सकते हैं जो R4 की वैल्यू है वो 256 है। और यहाँ पे लिखेंगे जो R4 की वैल्यू है वो 4 की पावर 4 है। जब 4 की पावर 4 करेंगे तो 256 आ जाएगा। इसका मतलब सिंपल हो गया, जो हमारे R की वैल्यू है वो 4 है। तो अगर हमारे R की वैल्यू 4 है तो आप मुझे बताइए जो स्मॉल a है वो कैसे निकलेगा। तो स्मॉल a निकालने के लिए अगर मैं इस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तो वैल्यू बन जाएगी। तो a बनेगा 1 मल्टीप्लाई 4 विच इज इक्वल टू 4। फिर हमें b फाइंड करना है। तो b फाइंड कैसे होगा भाई, आप दोबारा से इस वाले a को मल्टीप्लाई कर दो 4 से तो b निकल जाएगा। तो a की वैल्यू 4, हाँ सही है, a की वैल्यू 4 है, 4 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आंसर 16 आएगा। इसी तरह c की वैल्यू फाइंड करने के लिए 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आंसर बनेगा 64। तो हमारे जो 3 नंबर आएंगे वो आएंगे 4, 16 और 64। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, सरल था। आंसर आएगा 4, 16 और 64। फिर 21 क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल है। अभी मैंने आपको इसी के मिलता जुलता क्वेश्चन करवाया भी है। आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है एफ एक्स फंक्शन का और लास्ट में एक्स की वैल्यू की जगह पर 2 सब्सिट्यूट करना है। तो पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बनेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 होगा। एक्स का स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव 2x होगा। और x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x स्क्वायर होगा। अब हमें इसके अंदर 2 पुट करना है। तो एफ डैश एक्स एट 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। 0 प्लस 1 करेंगे 1 आएगा, 2 इंटू 2 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 बनेगा, 16 प्लस 4 करेंगे 20, 20 में प्लस करेंगे 21, तो हमारा आंसर आएगा 21। फिर क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया इन हाउ मेनी वेज 2 डिफरेंट रिंग कैन बी वोर्न इन 4 फिंगर्स। भाई 2 डिफरेंट रिंग्स हमें पहननी है 4 फिंगर्स में। तो 4 फिंगर्स के लिए अपने पास 2 डिफरेंट रिंग अवेलेबल हैं। तो आंसर बनेगा 4p2। 4p2 का मतलब है फैक्टोरियल ऑफ 4 अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ 2। फैक्टोरियल ऑफ 4 की वैल्यू होती है 24, 24 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आंसर आएगा 12। यानी कि ऐसे 12 अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिसमें आप अपनी उंगलियों में 2 डिफरेंट रिंग पहन सकते हो। फिर देखो यार 24th क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि अगर f ऑफ 2x एफ एक्स के बराबर है तो x क्या है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे फाइंड कर लो f ऑफ 2x क्या होगा। f ऑफ 2x का मतलब है जहां पे x है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे ये होगा 2x की पावर 2।
-3 मल्टीप्लाई बाय 2x, x की जगह पे 2x आएगा, फिर +1। 2x का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 4x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा और प्लस होगा 1। क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है ना वो fx के बराबर है, तो हम यहाँ पे इसको इसके नीचे ये वाली स्टेटमेंट नोट करेंगे कि 4x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 1 की टोटल वैल्यू इक्वल है x की पावर 2 -3x प्लस 1 से, +1 और +1 कैंसिल होगा। हम इसको नोट कर सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में 3x इक्वल टू 0। 1 1 तो कैंसिल हो गया, उसको लिखने की नीड नहीं है, तो यह हमारे पास आंसर बनेगा 3x स्क्वायर माइनस में 3x इज इक्वल टू 0। 3x बेचारा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3, टोटल वैल्यू 0 रहेगी, यहाँ पे 3 नहीं आएगा 1 आएगा। 3x कॉमन है ना, तो 3x कॉमन, ब्रैकेट x माइनस 1। इसको एक बार लिखेंगे 3x इक्वल टू 0 और एक बार लिखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो हमारा आंसर बनेगा x इज इक्वल टू 1 और या फिर x इज इक्वल टू 0। तो x की ऐसी दो वैल्यू हैं जिन वैल्यू पर f ऑफ 2x f ऑफ x के बराबर होगा, एक है 0 और एक है 1। ठीक है, अब इन्होंने ऐसे बिलोंग करके पूछा हुआ है तो हम भी बिलोंग करके आंसर दे देंगे कि भैया जो x के आंसर है वो करली ब्रैकेट के अंदर आएगा। करली ब्रैकेट में एक 0 आएगा और एक 1 आएगा। करली ब्रैकेट के अंदर ही नोट करना, इंटरवल वाले साइन मत बनाना वरना गलत हो जाएगा।